हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, एनसीईआरटी में क्लास 7 की पढ़ेंगे हम, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। ये हम पढ़ेंगे, उसमें हम चैप्टर नंबर आपका 3 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 2 तक हमने देखो पढ़ लिया था। तो आज हम जो चालू करने वाले हैं वो आपका चैप्टर नंबर 3 चालू करेंगे। उसके बारे में हम एक एक करके पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। तो वो चैप्टर का नाम क्या है, हमारी बदलती पृथ्वी। मतलब हमारी पृथ्वी कैसे बदलती चली गई या कैसे बदलती है, उस बारे में हम इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे भूकंप मैंने पिछली क्लास में बताया था, तो शायद मुझे याद नहीं कि मैंने आपको बताया था कि जैसे सपोज करो भूकंप आता है ना, इसको ऐसे समझो या फिर ऐसे समझो आप। जैसे भूकंप समझो पृथ्वी के अंदर, ज़मीन के अंदर यहाँ पे आता है, ठीक है। तो ये पृथ्वी की जब तरंगे आती है ना अंदर से, तो जहाँ सबसे पहले पहुँचता है, अगर मान लो यहाँ मतलब सेंटर में पृथ्वी भूकंप उत्सर्जित हुआ, मतलब यहाँ से भूकंप का उद्गम हुआ, ठीक है, जिसको फोकस पॉइंट बोलते हैं। अगर यहाँ से उठा, जहाँ सबसे पहले पहुँचता है ना, सबसे पहले जहाँ पहुँचता है उसको हम बोलते हैं ईपी सेंटर, ठीक है। ये टर्म याद रखिए, इसको हम बोलते हैं ईपी सेंटर। तो आपसे कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, तो याद रखिए इसको हम ईपी सेंटर बोलते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ईपी सेंटर। कभी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा आप, ठीक है। ईपी सेंटर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये टर्म याद रखिए, इसको अधिक केंद्र हिंदी में बोलते हैं। तो ये भी टर्म याद रखिएगा, अधिक केंद्र इसको सेंटर, ठीक है। इसको अधिक केंद्र हिंदी में बोलते हैं। तो ये टर्म भी याद रखिएगा आप लोग। थोड़ा बड़ा लिखते हैं, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। देखिए, इसको अधिक केंद्र बोलते हैं। तो याद रखिए, ये एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि अधिक केंद्र किसे कहते हैं, ईपी सेंटर किसे कहते हैं। आपको ये एग्जाम में लिखा हुआ मिल जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि अधिक केंद्र किसे कहते हैं। तो जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है, जो सबसे पहले पृथ्वी पर तरंगे आती है। अगर सपोज ये पृथ्वी की लेयर है, अगर मैं मान लूँ ये हमारी धरती है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, हमारे मकान ऐसे यहाँ रहते हैं, तो पृथ्वी के अंदर कहीं भी भूकंप आता है, तो जहाँ से पहले सबसे पहले पहुँचता है, जहाँ जिस पॉइंट में सबसे पहले पहुँचेगा, इसको हम बोलते हैं अधिक केंद्र या ईपी सेंटर। तो याद रखिए, कभी कभी आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। और इसको जो जहाँ से निकलता है उसको हम उद्गम केंद्र बोलते हैं। तो ये भी टर्म याद रखिएगा, जहाँ से निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं उद्गम केंद्र। ये हो गई चीज़ें। अब देखो, पृथ्वी के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक तो पृथ्वी के अंदर बहुत सारे क्या है, पहाड़ वगैरह, जो हम आज के टाइम पे आम भाषा में बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं क्या कि माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई थी पहले 8,448 कितना था, ठीक है, 8,848, अब 8,850 कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाता है। 2 मीटर बढ़ कैसे गया? तो लोग कहते हैं कि नहीं, पर्वत जिंदा होते, ये ऐसा जिंदा उंदा कुछ नहीं होते, ठीक है। वो सारे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वगैरह जो हम पढ़ेंगे आगे चल के, उसमें हम पढ़ेंगे। और प्लेटें क्या होती है, घिसकती रहती हैं, एक दूसरे के ऊपर ऐसे घिसकती हैं। तो इंडियन प्लेट क्या है कि अंदर जाता है तो वो थोड़ा सा ऊपर आता है। तो प्लेट कैसे घिसकते हैं, कैसे कैसे फिसलते हैं, कैसे घर्षण होता है, भ्रंश कैसे बनते हैं, वो आगे चल के हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे अभी। तो आएगा तो हम जितने भी आपको ना भगवान के मानने वाली चीज़ें धीरे धीरे ना, जो पर्वत पठार को लेके, वो शायद धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो उसमें साइंस है एक्चुअल में। तो हम क्या कहते हैं, नहीं पर्वत भी बढ़ता है, उसके उसमें भी जान है, ऐसी बातें हम लोग करते हैं। तो उसमें भी आपको चीज़ें हो जाएंगी। बट उससे पहले देखो, हम लोग 2 चीज़ें पढ़ते हैं। पृथ्वी जो घूमता है, पृथ्वी देखो 2 चीज़ें होती हैं। एक तो उसके अंदर चीज़ें, मतलब उसके अंदर परिवर्तन होता है, पहली चीज़। दूसरा ये होता है कि उसके बाहर स्वरूप में परिवर्तन होता है। जो देखो अंदर परिवर्तन होता है, ठीक है, जिससे कि भूकंप आ जाते हैं, ज्वालामुखियाँ उद्गारित हो जाती हैं। ये सारे क्या होते हैं, उसके अंदर एक चेंजेस होते हैं पृथ्वी के अंदर। जैसे प्लेटें होती हैं बहुत सारी। अगर मैं आपको यूरेशियन प्लेट की बात करूं, जैसे अगर इंडिया का मैप बनाओगे, जो इंडिया का ये वाला पार्ट आ जाता है नीचे वाला, ठीक है, ये इंडिया का पार्ट जो है अलग ही है। ये पहले अलग था, ये आके इसमें आपको पता है कि यूरेशियन प्लेट इसको बोलते हैं, इसमें जाके धंस गया। अरे धंसा तो कैसे धंसा हुआ है, आप देखो ये यूरेशियन प्लेट है और अपना इंडियन प्लेट ऐसे आके इसमें धंस गई है अंदर। तो क्या होता है कि जब भी धीरे धीरे प्रेशर पड़ के ये अंदर जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ पे घर्षण होता है, फिर यही से भूकंप चीज़ें आती हैं, ज्वालामुखी फूटते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। बट ये आपको भी समझ में नहीं आएगा। जब हम प्लेट के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से ना, तो हाँ से मैं आपको डिटेल में इसको समझाऊंगा। तो इसको अभी छोड़ते हैं, क्योंकि इसमें अगर हम फंसेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा और ये डिटेल में चला जाएगा। तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम अपने टॉपिक से थोड़ा सा हट जाएंगे। तो इसको अभी छोड़ते हैं, ठीक है। मैंने आपको सिंपल सी चीज़ बताया, एक चीज़ याद रखिएगा, ईपी सेंटर किसे कहते हैं, अधिक केंद्र। ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, पीसीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टेट लेवल की कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जहाँ जीएस आते हैं, ये सब में पूछा जाता है कि ईपी सेंटर अधिक केंद्र किसे कहते हैं। और जहाँ से ये निकलता है उसको उद्गम केंद्र बोलते हैं। तो ये टर्म याद रखिएगा। उसके बाद देखो, मैंने बात ये की कि देखो 2 टर्म होता है। एक तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में परिवर्तन होता है, तो उसको देखो हम बोलते हैं अंतर्जनित बल, ठीक है। तो ये भी चीज याद रखिएगा। 2 टर्म्स है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। पहला टर्म आता है आपका अंतर्जनित बल,
अंतर्जनित बल, जिसको इंग्लिश में अगर हम कहें इसको बोलते हैं हम इंडोजेनिक फोर्स, ठीक है। और दूसरा आता है आपका बहिर्जनित बल, बहिर मतलब बाहर, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, बहिर्जनित बल, इसको बोलते हैं आपका एक्सो, एक्सो मतलब बाहर होता है, जेनिक बल, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखो ये र का एक हिंदी आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, जो लोग को थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी। ये र कहाँ लगता है, आपको कभी कभी कन्फ्यूजन नहीं होता कि जैसे मैंने बोला अंतर्जनित बल, ठीक है। देखो ऐसे भी, देखो एक तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सॉरी, अंतर्जनित, एक तो ये लिख सकता हूँ मैं, एक आपको मैं ये लिखूँ, एक जो मैंने अभी ऊपर लिखा वो है ही, मैं इसको नीचे फिर से लिख देता हूँ, या तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। अब इसमें से अंतर्जनित कौन सा सही है? देखो आपको ये भी सही लग सकता है, कभी कभी ये भी लग सकता है सही, कभी ये भी सही लग सकता है, ये आपको थोड़ा सा डाउटफुल हो सकता है। तो देखो मैं एक तरीका बताता हूँ, अगर याद रखोगे आप तो ये हिंदी में जो र वाली मात्रा है ना, कभी ज़िंदगी में गलत नहीं होगा, कभी ज़िंदगी में गलत नहीं होगा। याद रखना, मैंने क्या बोला, अंतर, ठीक है, अंतर, यहाँ पे अन रहेगा, ठीक है। अब मैंने त के बाद क्या आ रहा है, र आ रहा है, तो याद रखिएगा त के बाद जब र आए, त के बाद जब र आए, अंतर, देखो त के बाद र आ रहा है ना, जो आधा न र हम लगाने की बात कर रहे हैं वो जस्ट आपका त के बाद आ रहा है। त के बाद सिंपल सा मतलब कि जो उसके आगे वाला वर्ड आएगा, जैसे अंतर्जनित आ गया तो ज के ऊपर क्या करेंगे, हम र उड़ाएंगे, हमेशा ज के ऊपर रहेगा। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जहाँ पे र आए, जिन दो वर्डों के बीच में र आएगा, जैसे मैंने बोला अंतर्जनित, अगर मैं इसको हटा दूँ तो अगर मैं बस इतना लिखूँ अंतर, अगर मैं लिखना चाहूँ तो अंतर, देखो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे इसके बीच में र आएगा, फिर यहाँ पे जनित आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बीच में र आ रहा है, जहाँ बीच में र आता है उसके जस्ट आगे वाला जो वर्ड आता है ना, जो नेक्स्ट वर्ड आएगा उसके ऊपर र हमेशा उड़ता है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आपसे बहुत बार बहुत जगह आपको ये काम आएगा, ठीक है। चाहे आप किसी भी चीज़ की बात करिए, जैसे कार्य लिखते हैं ना, ठीक है, आप कार्य लिखते हो, जो कहाँ पर उड़ाते हो, और य के ऊपर उड़ाते हो ना, का र य, अगर हिंदी में लिखूँ ऐसे का र य, अगर मैं इसको लिखूँ अगर, तो अगर आप ये पूरा र हो गया, अगर इसको आधा र लिखना होता है तो कहाँ कहाँ किसके बीच में आता है, इन दोनों के बीच में आता है। तो जस्ट इसके आगे वाला जो शब्द आने वाला है उसके ऊपर हमेशा र उड़ता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अर्जन, कर्जन, जैसे बोलते हैं ना, लॉर्ड कर्जन बोलते हैं हम लोग। कर्जन में देखिए यहाँ पे क और ज के बीच में आ रहा है, तो बीच में आने के बाद जो आगे वाला आएगा उस पर हम हमेशा उड़ाते हैं। तो मतलब र के बाद जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है, अगर सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूँ तो र के बाद जो वर्ड आ रहा है उस पर आपको र उड़ाना है। ये चीज़ याद रखिएगा आपको, हिंदी मतलब ये तो हिंदी की ग्रामर होगी, बट मुझे लग रहा था मुझे आप बता देना चाहिए, तो इसलिए मैंने बता दिया आपको। तो थोड़ा सा टॉपिक से हटके हो गया। देखिए अब हमने बात की अंतर्जनित बल और आपका बहिर्जनित बल। तो देखो पृथ्वी के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती है ना, पृथ्वी के अंदर, हमारी पृथ्वी के अंदर जितनी भी अंतर्गत क्रिया होती है, मतलब पृथ्वी की जमीन के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती है, ठीक है, सीमा, सियाल, निफे, हमने अब सब पहले ही पढ़ रखा है, इसके जस्ट पीछे वाले वीडियो मैंने पढ़ा था लेक्चर 2 में। तो देखो इसमें पृथ्वी के अंदर जितने भूकंप की क्रियाएं होती हैं, ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, प्लेटें एक दूसरे को रगड़ती हैं, भ्रंश की घाटी का निर्माण होता है, या प्लेटें एक दूसरे के तरफ जाती हैं, या संपीड़न होता है, जितनी भी चीज़ें होती हैं ये कहाँ पर होता है दोस्तों, आपका ये पृथ्वी के अंदर होता है। तो इसको हम बोलते हैं अंतर्जनित बल, जो पृथ्वी के अंदर होता है। तो याद रखिए कि पृथ्वी के अंदर क्रियाएं होती हैं सारी, ठीक है, ये पृथ्वी के अंदर होती है। बहिर्जनित मतलब क्या है, जो पृथ्वी के बाहर होती है। जैसे आप कभी कभी देखते होंगे कि जो लोग हिलीज एरिया में रहते हैं, जो पहाड़ी एरिया में रहते होंगे, वो लोग देखते होंगे कभी कभी पहाड़ का क्या होता है, ऊपर का पार्ट कभी कभी बारिश के टाइम पे खिसक कर नीचे आ जाता है, पूरा का पूरा पहाड़ी आ जाता है। बहुत सारे आप देखते होंगे मनाली, कुल्लू या फिर हिमाचल में बसें पलट जाती हैं, क्यों, क्योंकि बादल फटा और पूरी की पूरी पहाड़ी खिसक के नीचे आ गई। तो वो जो क्रिया हो रही है वो बहिर्जनित है, मतलब बाहर क्रिया हो रही है। चाहे आप जल की बात कर लो, चाहे कटाव की बात कर लो, जल के द्वारा जो कटाव होती है, चाहे पर्वत बनने की बात कर लो बाहर, ठीक है, या फिर जितने झरने बनने की बात कर लो, ये सारी क्रियाएं कहाँ है, ये बहिर्जनित है, मतलब हमारे बाहर जो हो रही है उसको हम बहिर्जनित क्रियाएं कहते हैं। तो कई जितनी एनसीईआरटी में भी चीज़ें हैं ना दोस्तों, मैं उससे थोड़ा सा अधिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो चीज़ें आपको थोड़ा सा कम समझ में आएंगी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जो आप 7th आप पढ़ तो रहे हो क्लास 7th की एनसीईआरटी, लेकिन याद रखना जब आप 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी, क्योंकि आपका बेस आप ही बनते जा रहा है। हम इसमें देखो बहुत डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत डिटेल में पढ़ लेंगे फिर 11th 12th में क्या पढ़ेंगे, तो ये भी है ना।
तो दो टर्म हमने पढ़ लिया, एक अंतर्जनित और एक बहिर्जनित, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो बात करते हैं, देखो इसमें भी बल बहुत सारी होती है। जैसे अंतर्जनित में मैंने बता दिया आपको कि भूकंप, ज्वालामुखी, ये सारी चीज़ें होती हैं, पर्वत वगैरह। एपी सेंटर में मैंने लगभग आपको बता दिया। अब देखो इसमें भूकंप की अगर बात करें तो भूकंप में देखो 3 तरंगे होती हैं, उसको भी हम बात कर लेते हैं। भूकंपीय तरंगे देखो 3 तरह की होती है, तो इसके बारे में बताया गया है। देखो ये भूकंप जो आते हैं ना हमारे सरफेस पे, तो देखो आपने रिएक्टर स्केल के रूप में नापते हैं। सबसे पहले प्रकार ही देख लेते हैं, उसके साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे। देखो होता क्या है, अगर सपोज करो यहाँ से भूकंप उद्गित हुआ, ठीक है, अब पृथ्वी पे अगर यहाँ पहुँच रहा है तो सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ होगा, आप बता सकते हो? देखो सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ होगा? सबसे ज़्यादा नुकसान वहाँ होगा जहाँ सबसे पहले पहुँचेगा। क्यों? क्योंकि इसकी तीव्रता सबसे ज़्यादा पहले जहाँ पहुँचेगी वही तो होगी। आप अगर स्पीड से जा रहे हो, ठीक है, आपसे कोई आगे सामने आ जाए, एक पर्सन यहाँ लड़ गया आपसे, एक पर्सन यहाँ लड़ रहा है, तो जो सबसे पहले नुकसान ज़्यादा किसको होगा? यहाँ पे जो आपसे बाइक से टकरा गया या फिर जो यहाँ पे टकरा रहा है यहाँ पे। तो देखो अगर आप यहाँ सबसे पहले टक्कर मार दी आपने किसी को, तो आपको इसको सबसे ज़्यादा हो सकता है नुकसान हो जाए। आप अगर सपोज ट्रक लेके जा रहे हो, ठीक है, आपने ब्रेक मारी, सामने देखा कि ये आ रहा है, लेकिन जैसे इसको टक्कर लगा, अगर ये बाइक से पर्सन, तो इसको सबसे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। बाइक हो सकता है टूट जाए, लेकिन इससे आगे जो पर्सन खड़ा है जो बाइक से है, आपने उसको भी टक्कर मारी, लेकिन आपने जब ब्रेक लगाया तो आपकी स्पीड यहाँ जाते जाते थोड़ी कम होगी, इसको भी टक्कर लगा लेकिन नुकसान इसको कम हुआ। सेम ऐसा ही है। आप देखो पूरी पृथ्वी अगर ऐसे फैली हुई है, सरफेस अगर मान ले पृथ्वी का हम अगर ऊपर मान लेते हैं, ठीक है, जमीन के अंदर की बात कर रहे हैं हम, तो अगर ये देखो यहाँ पे सबसे पहले पहुंचा तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, लेकिन इससे जितनी दूर होते जाएंगे इसकी तीव्रता क्या होगी, धीरे धीरे कम होते जाती है। जैसे अगर हम बात करें, अगर एक तालाब है, अगर तालाब में आपने कोई आप सपोज करो कोई टुकड़ा फेंकते हो पत्थर का, तो आप देखोगे जब इसकी लहरें शुरू में मतलब उठती है ना, तो ये बहुत तेज़ी से ऐसे होती है, फिर लेकिन धीरे धीरे जाते जाते क्या होती है, दूर होती जाती है, मतलब कम होती जाती है। इसकी जितनी चौड़ाई बढ़ती है, शुरू में इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, फिर धीरे धीरे ये कम होती जाती है। तो जब सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ होता है, जब भूकंप जहाँ से उद्गित होता है, जहाँ पे एपी सेंटर पे आता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप से क्या होती है, तबाही होती है। तो ये टर्म्स छोटे छोटे हैं जो आपको बेसिक चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो भूकंप की तीन तरीके की होती हैं, प्लस एक चीज़ और, भूकंप का पैमाना जो नापते हैं वो किस में नापते हैं, रिएक्टर स्केल में। तो आपसे कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि भूकंप के पैमाने किस चीज़ पे नापते हैं। पीछे से वगैरह हम क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो आप ये चीज़ भी याद रखिएगा, ठीक है, रिएक्टर स्केल में नापते हैं इसको। अब आगे अगर बात करें तो देखो भूकंप के जो तरंगे होती है 3 तरीके से होती हैं दोस्तों, ठीक है, 3 प्रकार से इसको हम नापते हैं, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। सबसे पहले की बात करें तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों पी तरंगे। पी तरंगे भी बोलते हैं इसको हम, अनुदैर्घ्य या फिर पी तरंगे भी बोलते हैं, या फिर अनुदैर्घ्य तरंगे भी बोलते हैं। सेकंड वाले को बोलते हैं हम लोग एस तरंगे, या आपका अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं इसको। इससे आगे बढ़ते हैं तो आपका यल तरंगे होती है, या इसको हम पृष्ठीय तरंगे बोलते हैं, जो सरफेस पे चलती है, ठीक है। अब देखो भूकंप की एक तो भविष्यवाणी संभव नहीं है। भूकंप को हम पहचानते कैसे हैं, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा कि यार भूकंप को कैसे पहचाने। भूकंप आने के देखो 3-4 तरीके होते हैं। एक तो जो आप अपने आसपास अगर गांव में आप लोग रह रहे हैं, घर पे रह रहे हैं, तो जो जानवर वगैरह वो अलग ही हलचल करने लगते हैं, मछलियाँ अलग ही तरीके से मतलब हलचल करने लगती हैं, जो सांप वगैरह होते हैं वो बिल से बाहर आने लगते हैं। तो वो सारे क्या होते हैं, रिएक्शंस होते हैं जो जानवर से, हमें देखो जानवर हमसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें हमसे पहले पता लग जाती है। वो इतने ज़्यादा मतलब नेचर से जुड़े होते हैं, तो उनको बहुत सारी चीज़ें जो चेंजेस होती है ना, आप धीरे धीरे खुद अगर नेचर से जितने नेचर के पास जाओगे उतने सेंसिटिव होते जाओगे, और कुछ भी नेचर में घटित होने वाला होता है ना, आपको आभास होने लगेगा धीरे धीरे। तो ये चीज़ें होती है, बट ठीक है, वो अलग टॉपिक हो जाएगा। तो अगर भूकंप को हम पता तो नहीं लगा सकते। अब अच्छा भूकंप के स्केल्स की बात कर ले हम, जैसे भूकंप की जगह स्केलिंग करें हम, सपोज करो, ठीक है, अगर स्केल की बात करें हम, स्केलिंग की बात करें इनकी, देखो नंबर जितना कम रहेगा, नंबर इन द सेंस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अगर 5 इधर जैसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, इससे इधर कम होते जाए। सपोज जितना हम ज़्यादा अगर नंबर होगा उतने ही क्या है, भूकंप ज़्यादा इसके झटके क्या होंगे, तेज होंगे, ठीक है, तेज होंगे या खतरनाक होगा, खतरनाक होगा। और जितनी कम स्केल होती जाएगी वो क्या होगा, अच्छा होगा। अच्छा भूकंप तो अच्छी बात नहीं है, बट एक नुकसान इससे कम होगा, तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारे नुकसान क्या होगा,
इससे हमारे नुकसान कम होगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। रिएक्टर स्केल्स में नंबर जितना ज़्यादा होता है, जितना बड़ा होता जाता है, उसमें क्या है कि हमारे नुकसान ज़्यादा होते हैं। जैसे कम होते जाएंगे तो ये क्या होगा कि इसकी नुकसान हमें कम होते जाएंगे। अब देखो इसमें भी कहा जाता है प्राइमरी तरंगे, सेकेंडरी तरंगे और पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। अब इसमें क्या होता है, पी तरंगे देखो सबसे खतरनाक होती हैं। जैसे जैसे अब इसकी मतलब कम पे जाएंगे, प्राइमरी तरंगे से नीचे जाएंगे, ठीक है, सेकेंडरी तरंगे फिर एल तरंगे, तो इसमें क्या होता है, इसकी इंटेंसिटी जो होती है ना धीरे धीरे कम होती जाती है। तो सबसे खतरनाक तरंगे कौन सी होती है आपको, पी तरंगे। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में ये चीज़ भी पूछ लिया जाता है। अब आगे देखो बात करते हैं, इसके आगे बात करें तो वाटरफॉल के बारे में दिया गया था। जो एनसीईआरटी किताब है इतनी चीज़ें थोड़ी सी बताई गई थी, उसके बाद इसमें वाटरफॉल के बारे में बताया गया था। अब वाटरफॉल क्या होता है, देखो वाटरफॉल सिंपल से अगर कॉन्सेप्ट में समझाऊँ वाटरफॉल का, इसको मिटा देते हैं। देखो अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया ना, तो क्या है कि देखो ये जो थोड़ा सा पार्ट है ना ज्योग्राफी का, ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन आप एक चीज़ याद रखिएगा, हम इसको 11th में बहुत ही विस्तृत लेवल में पढ़ेंगे। अभी 11th की जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही विस्तृत रूप में बताया गया है। तो देखो जो 6, 7, 8 की एनसीईआरटी है वो हमारे पास बेस बनाने के लिए, हम अपना बेस मजबूत करना है कि थोड़ा सा चीज़ें हमें पता रहे पहले से। उसके बाद जब दोबारा पढ़ेंगे तो उसको आप बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, तो हो सकता है आप लोग को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उसके लिए परेशान नहीं होगा। देखो वाटरफॉल सिंपली ऐसा होता है, ये पूरा एरिया क्या होता है, ठोस होता है, पानी की लहरें आती हैं, कुछ ऊंचाई से नीचे गिरती हैं, ठीक है। हमें ये भी हार्ड होता है प्लेस, यहाँ पे पानी पाए जाते हैं। ये आपका बोलते हैं इसको फॉल या जलप्रपात बोलते हैं, जिसको नियाग्रा जलप्रपात मैंने अभी सुबह ही पढ़ाया था, आप लोग अगर पढ़ा होगा आपने तो न्यूज़ में, ठीक है। तो देखो ये होता है आपका, इसको फॉल बोलते हैं। अब देखो कौन कौन से सबसे बड़े आपका फॉल है वो हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। एक एक करके मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जो मतलब हमारे कॉन्टिनेंट में बड़े बड़े जो फॉल पढ़ाए जाते हैं, हमें पूछे जाते हैं। जैसे बात करें अगर हम दक्षिण अमेरिका की, दक्षिण अमेरिका में एक प्लेस है वेनेजुएला, ये आजकल हाईलाइट भी है, ठीक है। तो एग्जाम में इसके आसपास चीज़ें पूछे जाने के भी चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जा रहे हैं। जो लोग 2019 का प्रीलिम्स दे रहे हैं या 2020 का जो लोग देंगे आगे चल के, उनके लिए प्लेसेस थोड़े से इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रपात है जिसको बोलते हैं एंजल जलप्रपात। और नाम तो बहुत आप लोगों ने सुना होगा, एंजल जलप्रपात। एंजल जलप्रपात। उसके बाद अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करें, ठीक है, अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में आप अगर जाओगे, ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका में आप यूएसए और आपका कनाडा के बॉर्डर पे है, ठीक है। वहाँ पे आपको एक जलप्रपात मिलेगा और उसका नाम है आपका नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात तो ये फेमस है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। एंजल जलप्रपात आपने नाम सुना होगा, नियाग्रा सुना होगा, तो ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद विक्टोरिया वाटरफॉल बात की जाती है, तो वो आपका अफ्रीका में है, ठीक है। तो आपका अफ्रीका में, तो ये भी याद रखिएगा आप, ठीक है। विक्टोरिया जलप्रपात, ये आपका अफ्रीका में। और इंडिया की बात करें, देखो आपको इंडिया में भी पूछ लिया जाता है कौन कौन सा जलप्रपात है, कहाँ पे है, तो ये भी याद रखिएगा भारत में कहाँ कहाँ पे है। तो एक तो भारत के लिए इंपॉर्टेंट है कुंचिकल, जो कहाँ पे, कुंचिकल आपका कर्नाटक में है। तो आप याद रखिए कुंचिकल आपका कर्नाटक में, KR से मतलब मैं कर्नाटक लिख रहा हूँ। इसकी हाइट भी कभी कभी पूछ ली जाती है, 455 मीटर का है, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। और जो वेनेजुएला जो एंजल जलप्रपात है सबसे ऊंचा है, तो ये भी याद रखिए, इसकी हाइट जो को 979 मीटर है। इसको जो हाइट है 979 मीटर है, तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद तो एक जोग जलप्रपात भी है, तो आपको ये भी याद रखना है, जोग जलप्रपात, ठीक है। इसकी हाइट जो है वो 253 मीटर है। कुंचिकल के बारे में ये दोस्तों कहा जाता है कि ये जो जलप्रपात है ना, कुछ ऐसे है, मतलब सीढ़ी नुमा ऐसे गिरती है ये, ठीक है। गिरती तो ऐसे, लेकिन इसका टोटल हाइट ली जाए तो ये 455 मीटर के आसपास आता है। तो ये भारत के जो 2 इंपॉर्टेंट जलप्रपात है, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्टली कभी कभी इससे क्वेश्चन बन जाते हैं और पूछ भी ले जाते हैं। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी, देखो हमने लगभग इसमें सारी चीज़ें दोस्तों कवर करने की कोशिश की है। और एक टर्म और आपको मिलेगा हिमनद, ठीक है। उसमें और भी बाकी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन इसमें देखो जो टर्म आपको आगे मिलने वाला है कि हिमनद एक टर्म मिलेगा, तो हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि देखो हिमनद क्या होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखो जिनको वीडियो पसंद मतलब पसंद इन द सेंस कि अगर समझ नहीं आए, ठीक है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना आपने, क्योंकि देखो आज सारी चीज़ें दोस्तों हम आगे भी पढ़ेंगे, तो आप परेशान ना होइए, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे आगे चल के हम इसको। अभी देखो मैं आपको बेसिक सारे क्लियर कराने के लिए सब सारी चीज़ें बना रहा हूँ, वरना 6 to 8 एनसीईआरटी देखो कोई पढ़ता नहीं है, नॉर्मली बहुत तो कम लोग पढ़ते हैं। और उसका तो घाटा क्या होता है, अगर आप डायरेक्ट 9-10 के एनसीईआरटी पे चले जाओगे तो एक जो समझ है ना, हम 6 के क्यों पढ़ते हैं, 6 में जो बच्चा पढ़ रहा है उसकी एज क्या होगी, मैक्सिमम 12 साल। अब आप देखो 12 साल के बच्चों को जो चीज़ें पढ़ाई जाती है वो हम कब पढ़ रहे हैं, 20 साल के एज में, 25 साल के एज में, 22 साल के एज में। तो एक ह्यूज टास्क हो जाता है हमारे लिए समझने के लिए। ये देखो अगर ये चीज़ें हमें नहीं समझ में आ रही है तो हमारे लिए क्या है, बहुत ही तकलीफदेह हो जाती है। तो आप अगर आप 6 से पढ़ते हो तो फ़ायदा ये होता है कि जो आपका माइंड डेवलपमेंट है, जो छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, वैसे 6 से फिर 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 11, 12, अगर इस सीक्वेंस से आप पढ़ोगे तो ये मान के रखोगे जो आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे ना, वो कोई भी हिला नहीं सकता, कोई भी हिला नहीं सकता, ये चीज़ याद रखिएगा। आप बहुत ही शानदार तरीके से आप पढ़ोगे और एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए आप आराम से चीज़ें पढ़ लोगे। देखो इसमें पवन के कारण भी बताया गया था, हवाएं क्या होती हैं वो आगे हम अभी पढ़ने वाले, तो उसको हम जस्ट इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में वायु के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो वो भी हम पढ़ेंगे अभी। उसके बाद क्या, देखो हिमनत के कार्य लिखा गया, तो हिमनत क्या होता है, हिमानी क्या होती है। तो हिमानी और हिमनत वो होता है दोस्तों जो पहाड़ी वाले जो बर्फ जमे होते हैं उसको हिमनत बोलते हैं, हिमानी बर्फ, ये इनकी नदियाँ होती हैं, ठीक है। तो हिमनत के कार्य हम इसमें दिया गया था। हिमनत क्या होता है, तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, तो हिमनत की बात करें तो ठीक है, हिमनत बोलते हैं या इसको हिमानी बर्फ नदियाँ बोलते हैं ऐसे, ठीक है, हिमानी बर्फ की नदियाँ। अब ये क्या होता है, देखो ये जितने आप देखोगे जो पर्वत से पठारी भागों से जो नदियाँ निकलती हैं, ठीक है, जो मतलब बर्फ़ के रूप में निकलती हैं, इनको हिमनत नदियाँ बोलते हैं। और ये अपने साथ देखो बहुत सारे मलबे, बहुत सारी चीज़ें लेके जाती हैं, आगे चल के कंकड़ पत्थर मिट्टियाँ बहुत सारे अपने पहाड़ों से। ज़्यादातर आप नदियों देखोगे जो नॉर्थ इंडिया की नदियाँ हैं सारी की सारी देखोगे तो पहाड़ी एरिया से निकलते हैं, और पहाड़ी इलाकों से निकलते हुए धीरे धीरे सारी की सारी आपका ये आगे लेके चले जाते हैं। और देखो जाके ज़्यादातर नदियाँ देखो समुद्र में मिलती है। आपने कभी ऑब्जर्व किया है, जब ऐसे अगर आप मैप बनाओ इंडिया का, ठीक है, तो अगर इधर देखो जितनी नदियाँ के समुद्र में मिलती है, जो भी नदियाँ आके अगर समुद्र में मिल रही है, आप देखोगे जो समुद्र में नदियाँ आके ऐसे मिलती है ना, यहाँ आप देखोगे तो ये ऐसे फैल जाती हैं ऐसे। आप कभी ध्यान देना, जितनी भी नदियाँ का अगर मैप कभी देखना आप, तो 80% 90% नदियाँ ऐसे ही मिल जाती हैं। रीजन क्या होता है, देखो जब समुद्र के पास नदियाँ पहुँचती है ना, ठीक है, तो ये देखो अपने साथ बहुत सारे मलबे लेके आती हैं, कंकड़ पत्थर ले आती हैं, मिट्टी बहाते ले आती हैं। आप देखना जितनी नदियों किनारे की सभ्यताएं क्यों बची थी, क्योंकि जब ये अपने साथ नदियाँ मिट्टियाँ ले जाती तो जो मिट्टियाँ ले आती थी वो क्या थी, उपजाऊ होती थी, ठीक है। जो एक मिट्टी का हमने यूज़ कर लिया बहुत बार, उससे जो उसकी उर्वरता होती थी वो खत्म हो जाती थी। तो इसके क्या हो कि जो नदियाँ पानी मिट्टी लाती थी फिर से उसको ऊपर से एक लेयर चढ़ जाती थी, तो हम कहते थे कि जो मिट्टी होती है नदियों किनारे की वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती थी, उपजाऊ होती थी। अब इसको क्या बोलते हैं, जो ऐसे ऐसे डंडे से निकल जाते हैं नदियों के साथ साथ में, इसको वितरिकाएँ बोलते हैं। तो याद रखिएगा इसको भी वितरिकाएँ बोलते हैं, ठीक है, वितरिकाएँ बोलते हैं। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, इसको वितरिकाएँ बोलते हैं, जिसको ब्रांचेज निकलते हैं। तो ब्रांचेज भी कभी कहीं आपको इसको मिल जाएंगी, इसको लेते हैं, ठीक है। अब ये ऐसे फैल के जाती है, रीजन ये कि देखो यहाँ पे ढाल कम होता है, उसके साथ समतल एरिया में आते हैं। अब होता क्या है कि जब धीरे धीरे हो जाते हैं, इसके साथ जो मलबे आते हैं ना, अब होता क्या है कि देखो यहाँ धीरे धीरे इकट्ठा होना चालू हो जाता है। जैसे कोई नदी आ रही है, मैं एग्जाम्पल यहाँ दिखाता हूँ, देखो अगर यहाँ से कुछ कंकड़ पत्थर लेके आ रही है, अब यहाँ पे इसका ढाल कम हो गया, अब यहाँ पे को धीरे धीरे चीज़ें इकट्ठी होने लगेंगी। जब नदियों को जगह नहीं मिलता है तो इधर से निकलना चालू हो जाती हैं, फिर इधर से निकलना चालू हो जाती हैं, तो ऐसे ऐसे निकलते हुए ऐसे निकलती जाती हैं। तो इसी को वितरिकाएँ बोलते हैं। जैसे आपने बिहार में कोसी नदी का नाम सुना होगा, बिहार की कोसी को हम क्या बोलते हैं, बिहार का शोक बोलते हैं। वो अपना मार्ग ही बदल देती है, रास्ते में जाती जाती रहेगी, उसको पता नहीं क्या दिमाग में आएगा, इधर से निकल जाती है। क्यों? क्योंकि उसका यही है कि इसको अपने आप मार्ग बदल देती है। बहुत सारी, इसको बिहार का शोक इसीलिए बोला जाता है, कहीं से कभी मुड़ जाती है। बिहार में इसी की वजह से बहुत ज़्यादा बाढ़ भी आता है, इसके मैनेजमेंट की बातें भी कही जाती हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही है, हमें पढ़ना था बस इसके कि क्या होती हैं ये, कैसे चलती हैं, ठीक है। धीरे धीरे कंकड़ पत्थर भी बहा के अपने साथ लाती हैं। तो देखो बेसिक फंडा ये मेरा समझाना था कि देखो भूकंप
में जो कॉन्सेप्ट होते हैं थोड़े से आपको वो जानने थे, और जो आपके रिएक्शंस होते हैं पृथ्वी के अंदर कैसा होता है, पृथ्वी के बाहर कैसा होता है, पृथ्वी के अंदर से ज़मीन के अंदर कैसा होता है, ज़मीन से बाहर कैसा होता है, तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें जाननी थी। तो हमने कोशिश की कि आपको एक एक करके सारी चीज़ें बता दें। देखो अगला जो चैप्टर होने वाला है, चैप्टर नंबर 4 की अगर बात करें तो देखो ये वायु के बारे में होने वाला है। मतलब हम वायु के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी वायु एटमॉस्फेयर में कैसे क्या चीज़ें पाई जाती हैं। आपका आज तक मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होंगी जो आपको क्लियर नहीं हुई होगी, तो उसको भी हम क्या करेंगे एक डिटेल में पढ़ेंगे, उसको डिटेल में पढ़ के हम इसको समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, वायु। ठीक है, वायु के बारे में पढ़ेंगे, उसके आगे हम जल के बारे में पढ़ेंगे। तो आशा कर रहा हूँ वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमेशा की तरह खुश रहा करिए, लोगों में प्यार बांटते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।